नमस्कार, दमदार 10 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित पालित। यूपी के पीलीभीत में बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ है। यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। तीनों खालिस्तानी आतंकी संगठन केजेएफ के साथ जुड़े हुए थे। इन आतंकियों ने कुछ दिन पहले ही पंजाब के गुरदासपुर में एक पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया था। उसके बाद से ही वो पीलीभीत में छिपे हुए थे। उनके मूवमेंट के बारे में पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस को जानकारी दी थी। उसके बाद ही यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने उनके मूवमेंट पर नजर रखी और आज सुबह खबर मिली कि तीनों आतंकी एक बाइक पर सवार होकर पीलीभीत के पूरनपुर इलाके की तरफ जा रहे थे। जब पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस की साझा टीमों ने उन्हें रोका तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीनों आतंकी मारे गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ है पीलीभीत में, जहां पर 3 आतंकी मारे गए हैं। इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने गुरदासपुर में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला किया था और उसके बाद से तीनों फरार थे और पीलीभीत में छुपे हुए थे, जिसके बाद से लगातार इन पर नजर रखी जा रही थी। पंजाब पुलिस ने इस बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस को जानकारी दी थी और उसके बाद दोनों टीमों ने मिलकर, यानी यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और साथ ही जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिली तो जब यहां पर चौकसी लगाई गई और जब देखा गया कि तीनों आतंकी आ रहे हैं बाइक में सवार होकर, उनको रोका गया, लेकिन उसी दौरान उन्होंने जवाबी फायरिंग कर दी और उसके बाद यह मुठभेड़ हुआ। इस कार्रवाई में पुलिस के 2 जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। दोनों पुलिस वालों की हालात खतरे से बाहर बताई जा रही है। मारे गए तीनों आतंकी गुरदासपुर जिले के ही रहने वाले हैं। उनके पास से पुलिस ने 2 AK-47 राइफल, 2 ग्लॉक पिस्टल बरामद किए हैं। साथ ही भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया गया है। अब पुलिस तीनों आतंकियों के विदेशी कनेक्शन की भी जांच कर रही है। पीलीभीत के एसपी अविनाश पांडे ने खुद इस ऑपरेशन की अगुवाई की है और इसमें बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। पूरनपुर पर आज सुबह जनपद गुरदासपुर पंजाब प्रांत की पुलिस टीम आई थी। गुरदासपुर जनपद में एक पुलिस चौकी, बख्शीवाल पुलिस चौकी पर कुछ दिन पहले एक ग्रेनेड फेंका गया था। वहां पर कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। उसी क्रम में वो लोग यहाँ पर आए थे। उनके द्वारा ये बताया गया कि जिन 3 संदिग्धों द्वारा ये ग्रेनेड फेंकने की कार्रवाई की गई थी तो थाना पूरनपुर क्षेत्र में छुपे हुए हैं। ये सुबह सूचना जब प्राप्त हुई थाना पूरनपुर को, तो थाना पूरनपुर पुलिस और पंजाब पुलिस की टीम ने उनका पीछा करना शुरू किया, उनको खोजना शुरू किया। तभी खमरिया पॉइंट पर जो पिकेट लगी हुई थी उसने ये बताया कि एक बाइक पर 3 लड़के संदिग्ध प्रकृति के पीलीभीत शहर की तरफ तेजी से बाइक से जा रहे हैं। थाने के द्वारा कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। पूरे जनपद में जो नाकाबंदी है उसको एक्टिव किया गया। इधर से हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और हम तीनों लोग रवाना हुए। उधर से माधो टांडा से कहा गया। पीछा करते हुए थाना पूरनपुर की टीम जब जो निर्माणाधीन पुल है वहां तक पहुंची तो ये दाहिनी तरफ माधो टांडा की तरफ मुड़ गए और थोड़ी दूर जाकर इनको जब ललकारा गया, रुकने का इशारा किया गया, आगे से जो गाड़ियां आ रही थी उनको देखकर इनको ललकारा गया। इन्होंने उस ललकार का जवाब हैवी फायरिंग से दिया। उसमें जवाबी कार्रवाई में इन तीनों को गोलियां लगी थी। इन्हें तत्काल CHC पूरनपुर भेजा गया था। वहां पर इनका जो भी प्राथमिक उपचार संभव था उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया था। यहाँ पर तीनों को ब्रॉड डेड घोषित किया गया है। और मारे गए तीनों आतंकवादी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स यानी कि KZF से जुड़े हुए हैं और इन्होंने पिछले सप्ताह पंजाब के गुरदासपुर में वड़ाला बांगर पुलिस थाने पर ग्रेनेड से हमला किया था। उसके 2 दिन पहले गुरदासपुर में ही बख्शीवाल पुलिस चौकी पर भी इसी तरह से ग्रेनेड फेंके गए थे। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान जारी करके इन हमलों की जिम्मेदारी ली थी। गुरदासपुर से पहले अमृतसर के एक पुलिस थाने पर भी इसी तरह से हमले हुए थे। उसके बाद से ही पुलिस को इन आतंकियों की तलाश थी। अब KZF यानी कि खालिस्तान जिंदा फोर्स की नींव करीब 1988 में रखी गई थी और इसके जो आका हैं वो कनाडा में रहते हैं और कनाडा से इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है। हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं। विशाल, आखिरकार किस तरह से इतने बड़े एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, सिलसिलेवार ढंग से जरा बताइए कि किस तरह से आखिरकार इन तीनों आतंकियों को ट्रैक कर पाई पुलिस? अमित, देखिए, यूपी के ADG LO अमिताभ यश को इस बात की जानकारी मिली थी कि जो तीनों दुर्दांत आतंकी हैं
खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के वो पीलीभीत इलाके में एक हाइडआउट के लिए आए हुए हैं, जिसके बाद पंजाब पुलिस की जो टीम है वो भी उसी इलाके में सर्च करते हुए पहुंची थी और थाना पूरनपुर जो कि पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में आता है वहां पर पहुंच करके पुलिस ने इस बात की जानकारी दी कि जो तीनों आरोपी हैं, यानी कि तीनों जो संदिग्ध आतंकी हैं जिन्होंने पंजाब के कई सारे पुलिस स्टेशन पर, कई सारी चौकियों पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया है, वो स्वचालित हथियारों के साथ मौके पर मौजूद हैं और वो एक जहां पर न सिर्फ हाइड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि ये भी मुमकिन है कि वो पीलीभीत में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक पे भी हो। इसके बाद पुलिस की जो संयुक्त टीम होती है वो वहां से मूव करती है और एक इलाके में घेराबंदी की जाती है और तीनों आतंकियों को फौरन बोला जाता है कि वो आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन आत्मसमर्पण करने के बजाय वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं और जो जवाबी गोलीबारी होती है उसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस की गाड़ी पर तो बड़ी ये कामयाबी है क्योंकि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। भारत समेत यूरोपियन यूनियन ने भी इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करके रखा हुआ है। 2009 में वियना में एक गुरुद्वारे पर हमला किया था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद से ही उनके खिलाफ लगातार लगभग यूरोप से लेकर भारत तक कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पीलीभीत में खालिस्तानी आतंकी ढेर हुए तो वही राजधानी लखनऊ में पुलिस की बैंक चोरों के साथ मुठभेड़ हुई है। लखनऊ के चिन्हट में इंडियन ओवरसीज बैंक में हुए चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बैंक में सेंधमारी करके लाखों के गहने को चुराने वाले चोरों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश को पैर में गोली भी लगी है। रविवार को ये आरोपी दीवार में सेंध मारकर बैंक के अंदर घुसे, करीब 90 मिनट तक बैंक में रहे और 42 लॉकर तोड़ डाले। इनमें रखी लाखों की ज्वेलरी लेकर वो फरार हो गए। बैंक में लगे सीसीटीवी में 4 बदमाश नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच के लिए 6 टीमें बनाई थी। लखनऊ के जिस ओवरसीज बैंक में यह सेंधमारी की घटना हुई उसमें पास के खाली प्लॉट से पहले सुरंग बनाई गई, फिर चोरों ने लॉकर तक पहुंचकर जेवरात और उसके बाद वहां से फरार हो गए। घटना इंडियन ओवरसीज बैंक के चिन्हट शाखा की है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में चोरों के साथ में इलेक्ट्रिक कटर भी नजर आ रहा है। तो हमारे साथ विशाल प्रताप जुड़े हुए हैं। विशाल, यहां पर भी पुलिस ने बहुत ही जल्द इस केस को सुलझाया। अमित, अगर बात किया जाए तो इस घटना की जो कि लखनऊ के चिन्हट इलाके में है, जहां पर इंडियन ओवरसीज बैंक सड़क से एकदम सटी हुई है। मेन हाईवे जो लखनऊ अयोध्या जाता है उससे एकदम सटा हुआ है और पुलिस चौकी से बामुश्किल 200 मीटर की दूरी पर इस बैंक की दूरी है। वहां पर 4 चोर पहुंचते हैं और बाकायदा जो बैंक का बैक साइड है उसकी दीवार को न सिर्फ 4 फुट के करीब वो पूरी तरीके से काटते हैं बल्कि अंदर आसानी से जाकर के उनको पूरी जानकारी होती है कि कहां से उनको अलार्म को काटना है, कहां से उनको इस बात की जानकारी होनी है कि लॉकर्स कहां हैं। और 90 लॉकर्स में से अगर 42 लॉकर को उन्होंने चिन्हित किया और उसको काटा और उसके जेवरात को पार किया तो अपने आप में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें किसी इनसाइडर की भी भूमिका हो सकती है। बहरहाल एक आरोपी को जो कि बिहार का रहने वाला है, अरविंद कुमार उसका नाम है, उसको मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से जो चोरी की गई रकम थी उसको भी बरामद किया है, सोना चांदी भी बरामद किया है और उसके बाकी साथियों की तलाश में, यानी कि 3 साथी उसके और भी हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं, उन सब की तलाश में पुलिस की टीम तो मान सकते हैं कि जितने जल्दी पुलिस ने इस पूरे केस को क्रैक किया है उसी तरह से जो बाकी 3 आरोपी है उन्हें भी जल्द पकड़ा जाएगा और जिन लोगों के जेवरात चोरी हो गए थे उनको जल्द वापस भी मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संभल की। संभल की धरती में हर रोज सनातन के नए नए सबूत निकल कर आ रहे हैं। हर रोज मंदिर और कूपों के मिलने का सिलसिला भी जारी है। बड़ी खबर है कि संभल के चंदौसी में मिली रानी की बावड़ी में आज तीसरे दिन भी खुदाई जारी है। बताया जा रहा है कि यह बावड़ी करीब 150 साल पुरानी है और प्रशासन रानी की बावड़ी में मैन्युअली खुदाई करा रहा है। संभल में मिली 210 वर्ग मीटर है ये पूरा जो अतिक्रमण हुआ था जिस पर इस वक्त प्रशासन खुदाई करवा रहा है। प्रशासन के इस अतिक्रमण को हटवाने के बाद वहीं पर संभल के छैमनाथ तीर्थ स्थल में भी 68 तीर्थ में प्रमुख तीर्थ पर भी एक कुआं मिला है। संभल में अब तक मिले कुओं में यह पहला कुआं है जिसमें पानी मौजूद है। संभल के प्रसिद्ध श्री क्षेमनाथ तीर्थ मंदिर परिसर में 30 फीट ऊंची हनुमान मूर्ति के पास भी एक कुआं मिला है। इस कुएं पर पक्की फर्श करके इसे पाट दिया गया था, लेकिन कल शाम महंत बाल योगी दीनानाथ और श्रद्धालुओं ने इस फर्श को तोड़कर कुएं के अंदर पानी देखा। इसके बाद कुएं के ऊपर बने लैंटर को तोड़ा गया तो कुएं में पानी दिख गया। बताया जा रहा है कि संभल में जो 24 कोशी परिक्रमा लगती है उसका प्रथम पड़ाव बाबा छैमनाथ तीर्थ का ही है। मान्यता है कि जो भी भक्त यहां पर तीर्थ पर स्नान करके बाबा छैमनाथ के दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है।
सिद्ध शिरोमणि बाबा क्षेमनाथ जी महाराज की जय। बोलिए सिद्ध शिरोमणि बाबा क्षेमनाथ जी महाराज की जय। बोलिए सिद्ध शिरोमणि बाबा क्षेमनाथ जी महाराज की जय। बोलिए तीर्थराज। ये तो ईश्वर की कृपा है जी, जो कि कूप यहाँ ही नहीं पूरे संभल में प्रकट हो रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, तीर्थ नगरी संभल है तो संभल में कूप नहीं प्रकट होंगे, तीर्थ नहीं प्रकट होंगे तो और क्या प्रकट होगा। ये तो सब बाबा क्षेमनाथ जी की चेतना है, बाबा क्षेमनाथ जी कृपा करने वाले हैं, इन्हीं का ही आशीर्वाद है जो कि ये कूप प्रकट हुआ है। जो संभल में जो 24 कोशीय परिक्रमा लगती है उसका जो प्रथम पड़ाव जो पड़ता है वो इसी स्थान पर पड़ता है। और जो कोई भी व्यक्ति इस तीर्थ में स्नान करने के बाद बाबा क्षेमनाथ जी के दर्शन पूजन पठन करता है तो उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। और कहते हैं कि संभल में बाबा क्षेमनाथ अवधूत, निर्धन को धन दे, बांझन को दे पूत। और हमारे साथ कुमार सोनू सीधे संभल से जुड़ गए हैं। कुमार सोनू, देखिए दो चीजें हैं, एक तो यह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद इसी तरह से जो भी बहुत ही पौराणिक महत्व की चीजें हैं वो मिलती जानी चाहिए, वो मंदिर हो या फिर कुएं हो, लेकिन इसके बारे में जानकारी क्या स्थानीय लोग दे रहे हैं, या दूसरी बात यह है कि क्या प्रशासन के पास ऐसे कोई मैप या मानचित्र है जिसके जरिए इनकी तलाशी ली जा रही है या फिर छानबीन की जा रही है? देखिए, मैं अमित आपको बताऊं कि जो संभल है वो पूरा त्रिकोण बना हुआ है, यानी कि उसकी जो 3 कोने हैं और उसी हिसाब से वो जो है बना हुआ है। और उसके पास उसका पूरा मैप जो है वो प्रशासन के पास है। और ये नैमिषारण्य तीर्थ है। जिन 68 तीर्थों की बात संभल के इतिहास को लेकर होती है, जिन 68 तीर्थों के नाम पर संभल को जाना जाता है, उनमें से ये एक तीर्थ है। और ये अकेला ऐसा तीर्थ है जो कि इस वक्त जागृत अवस्था में है, यानी कि अभी भी जो है यहाँ पर मेला लगता है। तमाम भक्त वगैरह जो है रोजाना आते भी हैं, दर्शन भी करते हैं। और बाकी जो तीर्थ हैं वो या तो रखरखाव ना होने के कारण बंद हो गए या फिर वो बंद होने की कगार पे हैं। और अब इसी नैमिषारण्य तीर्थ से जो है जो हनुमान जी की प्रतिमा है उसके बिल्कुल ठीक सामने ये कूप मिला है। तकरीबन 13 फीट की गहराई पर आप देखेंगे तो इसमें पानी भी है। और सबसे बड़ी खास बात यही है इस कूप की कि अब तक जितने भी कूप प्रशासन को मिले हैं उनमें से ये अकेला ऐसा कूप है जिसमें पानी साफ देखा जा सकता है, यानी कि ये भी जीवित अवस्था में कूप है। और महज 12 से 13 फीट की गहराई है इसकी। दरअसल आप देखें तो जो संभल में पानी का जल स्तर है भूमि में वो तकरीबन 70 से 80 फीट पर है, लेकिन यहाँ पर महज 12 से 13 फीट पर ही आपको पानी देखने को मिल जाएगा। जो यहाँ के संचालक हैं, जो पूरे तीर्थ को देखते हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालयोगी दीनानाथ है। ये बताइए महाराज जी कि इस कूप की क्या महत्वता है, कितना पुराना है, कितना इसका पुराना इतिहास है, किसने बनवाया, कब बनवाया, किस काल में बनाई? नहीं, ये तो जांच का विषय है। इस कूप के विषय में अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है, इसके विषय में कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन इसके बगल में जो आप तीर्थ देख रहे हैं उसके विषय में जानकारियां हैं कि ये तीर्थ जो है तीर्थ नैमिषारण्य के नाम से, जो कि नैमिषारण्य तीर्थ का उपतीर्थ है। इसे वर्तमान समय में नीमशार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि संभल के 68 तीर्थ और 19 कूपों में से प्रमुख है और वर्तमान समय में सबसे जागृत अवस्था में है। और यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति इसमें स्नान करके बाबा का पूजन पठन करता है, बाबा सिद्ध शिरोमणि बाबा क्षेमनाथ जी का, तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके बारे में आपको पता था पहले से, यहाँ लोगों को पता था क्या? नहीं, इसके विषय में पूर्ण रूप से कोई जानकारियां नहीं थी। इसके विषय में कोई जानकारियां नहीं थी। तो बिल्कुल आप देखिए कि इस कूप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जिन 19 कूपों का जिक्र पौराणिक कथाओं में है, जिन 68 संभल के तीर्थों का जिक्र पौराणिक कथाओं में कुमार सोनू, क्योंकि आपके साथ है, उनमें से वहां पर और एक स्वामी जी मौजूद है, उनसे पूछे आखिरकार उन्हें इस कूप के बारे में जानकारी मिली कहां से? इतने दिनों तक तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर कूप है। बिल्कुल बात करते हैं। महाराज जी, एक बात बताइए, इस कूप की जानकारी आप लोगों को कैसे पता चली? क्या जो बुजुर्ग हैं यहाँ के उन्होंने बताया, कैसे पता चला? नहीं, लोग सुनते थे कि यहाँ पर एक कूप है। हाँ। लेकिन इसके विषय में ज्ञान नहीं था कि ये इस स्थान पर है। ये तो सिर्फ बाबा की चेतना हुई, बाबा ने चेतना प्रदान की कि इस जगह की खुदाई करके देखा जाए, तो इसको खोद कर देखा गया तो यहाँ कूप मिला। अच्छा, जो आसपास के बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने बताया? वो पहले कहा करते थे कि यहाँ पे कूप है, लेकिन इस स्थान के विषय में जानकारी नहीं थी। जी, उसके बाद ये कल खुदाई की गई? जी, कल खुदाई की गई। और इसी क्रम में देखने की बात यह है, जो कि सभी कूपों से इस कूप को अलग करता है कि इसमें जल है। क्योंकि यहाँ का लोकल वाटर लेवल आप देखेंगे तो यहाँ का लोकल वाटर लेवल लगभग 80 फीट है, कम से कम 80 फीट पर जाकर जल आता था। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर 12 से 13 फीट पर ही जल है, जो कि सब चीजों से इनको अलग करता है। बिल्कुल अमित, साफ तौर पर कहना है कि जो पुराने लोग हैं इलाके के, बुजुर्ग काफी जो 80 साल से ज्यादा की उम्र है, उनका ये कहना था कि उन्होंने भी सुना है कि यहाँ पर एक कूप हुआ करता था, जिसके बाद जो है इस कूप की
के आसपास जो लेंटर बना हुआ था उसको तोड़ा गया, ढूंढा गया, तो जाके जो है ये कूप मिला है। इतिहास पुराना है, क्योंकि आप देखें एक खास बात कि जो शिव मंदिर संबल से मिला था उसके सामने जो कूप मिला था अमित, उसमें जिस तरह की ईंटों का इस्तेमाल हुआ था, उससे जिस तरीके से जिस शैली से बनाया गया था, ठीक उसी शैली से उसी तरह की ईंटों से जो है इस कूप को भी बनाया गया। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि तकरीबन 250 से 300 साल पुराना ये होना चाहिए। तो फिलहाल कार्बन डेटिंग की बात जो है महाराज जी कर रहे हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि इसकी भी जो है, तो अभी इसको जब स्टडी किया जाएगा तो उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार ये कितना पुराना है। उसी तरह से संभल के अलग अलग इलाकों से इसी तरह से जो प्राचीन महत्व की चीजें हैं, जो हमारे धर्म, हमारे सनातन परंपरा से जुड़ी हुई हैं, एक के बाद एक सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां संभल में सनातन की तलाश हो रही, तो दूसरी तरफ बिजली चोरी के मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्फ पर शिकंजा कसता जा रहा है। बिजली कनेक्शन काटने के और जुर्माने के नोटिस के बाद आज फिर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्फ के बिजली मीटर की जांच की जाएगी। जियाउर रहमान को मीटर की जांच के लिए लैब पर बुलाया गया है। संभल के सांसद के घर बिजली विभाग ने मीटर बदल दिया था। पुराने मीटर को 19 तारीख को वहां पर जांच के लिए ले जाया गया था, लेकिन संसद के प्रतिनिधि के लैब पर नहीं होने की वजह से उनके चलते इस जांच को नहीं किया गया था। तो अब सांसद या फिर उनके प्रतिनिधि को बुलाया गया है और आज दोपहर 12 बजे उन्हें लैब पर दोबारा बुलाकर इस मीटर की जांच होगी और उन्हें बताया भी जाएगा कि किस तरह से इसे टैंपर किया गया था। उधर बर्फ के खिलाफ एक्शन पर एसपी मुखिया अखिलेश यादव भड़के हुए हैं। उनका तो कहना है कि सांसदों पर भी जो केस दर्ज हो रहे हैं या सरकार का जो असली चेहरा है वो दिखाता है। अखिलेश ने यह भी कहा है कि संबल को खोदने वाले लोग भारत के सौहार्द को खोद देंगे। ये विचारधारा अंडरग्राउंड अंदर ही अंदर काम करती है। ये बात पहले भी कहनी चाहिए थी। लोगों की जान चलेगी, लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं, बिजली के नाम पर 2-3 हजार लोगों के यहाँ एफआईआर दर्ज हो गई। अगर ये बात गलत थी भारतीय जनता पार्टी की, तो जान तो वापस नहीं ला सकते हैं। उन्हें मुआवजा देना चाहिए उन गरीब परिवारों को, और जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं, चाहे वो सांसद पे हो चाहे किसी को, सब वापस देने चाहिए। खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा। ये खोदने वाले लोग सौहार्द को खोदेंगे, और पहले भी गलत था, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की चीजों में इस तरह के सर्वे, इस तरह के खुदाई के काम न हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इन मसलों को इसलिए उठा रही क्योंकि किसान के सवाल पर वो बात नहीं करना चाहती। और कुमार सोनू से हम सीधे बात करते। कुमार सोनू, अखिलेश जी भले ही अपने सांसद के विचारों में सामने आ रहे हैं, दलील भी दे रहे हैं, लेकिन असलियत तो यह है कि मीटर मिला है, अब उस मीटर की जांच भी हो रही है। तो क्या आज कोई नुमाइंदा जो सांसद का वो पहुंचेगा, खुद सांसद पहुंचकर इस पूरे जांच प्रक्रिया में शामिल होंगे? देखिए अमित, मैं आपको बता दूं कि एक जो नोटिस है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये नोटिस जो है वो एसपी के एसपी के सांसद हैं उनके घर पर भेजा गया था, और ये इसमें साफ तौर पर लिखा है कि 19 तारीख को लैब में आपके मीटर की जांच होनी थी, और आपके जो प्रतिनिधि हैं वो थोड़ी देर तो रुके, लेकिन उसके बाद जो है वो वहां से चले गए। उसके बाद उन्हें 3 बार अलग अलग समय पर फोन भी किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद अब 23 तारीख को उसी मीटर की जांच के लिए आपको बुलाया जाता है। या तो आप खुद मौजूद रहें या फिर आपके कोई प्रतिनिधि जो है लैब में मौजूद रहें, ताकि किसी तरह का बाद में कोई विवाद ना हो कि प्रशासन ने उस मीटर के साथ छेड़छाड़ की या बिजली विभाग ने छेड़छाड़ की। तो इसलिए ये एक साधारण और सामान्य प्रक्रिया है जिसमें बुलाया जाता है, चाहे आरोप किसी भी के ऊपर क्यों ना हो, क्योंकि आरोप जो है अब सांसद के ऊपर है, तो लिहाजा उनको या उनके किसी प्रतिनिधि को बुलाया गया है। 23 तारीख 12 बजे का समय दिया है, यानी कि आज सोमवार को 12 बजे का समय दिया गया है। अब देखना यह है कि लैब में सांसद या उनके प्रतिनिधि कोई पहुंचते हैं या नहीं। बिल्कुल कुमार सोनू, जो आरोप लगे हैं बिजली विभाग की ओर से और उनका जो खंडन किया जा रहा है, यह सबसे अच्छा मौका है उसको दुनिया के सामने लाने का। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा अगर उनके प्रतिनिधि या सांसद खुद पहुंचते हैं और अपनी बातें सामने रखते हैं, और यह साफ होगा कि वो सही बोल रहे हैं या फिर बिजली विभाग।